हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल प्लस पर। मैं श्वेता आप लोगों को क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ा रही थी। कल हम लोगों ने पढ़ा है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जाए। ये हमने ज़्यादा किस पर्सपेक्टिव पर देखा था, प्राथमिक क्षेत्र में किस प्रकार से ज़्यादा रोजगार क्रिएट किया जा सके, रोज़गार का सृजन किया जा सके, क्योंकि मैक्सिमम हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस सेक्टर में इंगेज्ड है, वो है हमारी प्राथमिक क्षेत्र में, जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। ये विभाजन किया जा रहा है किस बेसिस पर? आर्थिक कार्यों को विभाजित करने का ये एक तरीका है जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र कहते किसे हैं, उसके बाद हम लोग इसके और पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि संगठित क्षेत्र कहते किसे हैं। संगठित क्षेत्रक वे उद्यम अथवा कार्यस्थान है जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। संगठित क्षेत्र में क्या होता है? उद्यम वे प्लेस होते हैं, वे वर्किंग प्लेस होते हैं जहाँ पर जो है हमारा वर्किंग टाइम जो है वो क्या होता है, वो पहले से फिक्स्ड होता है। अगर हम बात करें तो हमारे बुक में दो एग्जाम्पल दिया गया है, एक कांता का और एक कमल का। ये दोनों ही वर्किंग है, ये दोनों ही काम करते हैं, लेकिन कांता के काम और कमल के कामों में क्या है, वो अंतर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कांता का काम किस प्रकार का है। कांता जो है वो कहाँ काम करती है? वो एक कार्यालय में काम करती है, मतलब वो एक ऑफिस में काम करती है, जो कि सुबह 9:30 बजे जाती है और उसका ऑफिस आवर ख़त्म होता है 5:30 बजे, मतलब 9:30 से 5:30 उसका वर्किंग आवर है। और वहीं कमल की बात करें तो कमल जो है वो पास ही के किराना स्टोर में काम करता है और उसका जो है वर्किंग आवर या फिर वर्किंग टाइम बोला जाए तो वो सुबह 7:30 बजे शुरू होता है, जो कि ख़त्म होता है कब? रात के 8 बजे। ये कमल का वर्किंग टाइम है और जो है वो कांता का वर्किंग टाइम है 9:30 से 5:30। आप अगर इन दोनों ही लोगों के वर्किंग टाइम्स की अगर तुलना करें तो देख रहे हैं कि कांता का जो है वर्किंग आवर वो कम है, वो फिक्स्ड है 9:30 से 5:30, और जो है कमल का वर्किंग आवर क्या है, वो ज़्यादा है 7:30 बजे सुबह से लेकर के शाम के 8 बजे तक है। कांता की बात की जाए तो उसे हर मंथ के लास्ट में क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। वो जो काम करती है तो हर मंथ के लास्ट में उसे सैलरी मिलती है। वो कहाँ काम करती है? वो एक ऑफिस में काम करती है। उसके पास जो है सरकारी सुविधा, मतलब अगर देखा जाए तो सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि हो या फिर चिकित्सा सुविधा हो या और तरीके के भी जो भत्ते मिलते हैं वो सब किसे मिलता है? वो सब कांता को मिलता है। उसे साथ ही साथ उसे रविवार को छुट्टी मिलती है, हर रविवार उसे छुट्टी मिलती है, और वो जो है कि जब उसे छुट्टी की आवश्यकता होती है तो उसे सवेतन अवकाश भी मिलता है, मतलब उसे जो छुट्टी मिलती है उसके बदले उसका वेतन काटा नहीं जाता है। उसको जो है जब नौकरी उसको मिल रही थी, जिस समय वो नौकरी आरंभ कर रही थी, तो उस समय उसको एक नियुक्ति पत्र मिला था जिसमें उस कार्यालय में किस टर्म्स और कंडीशन पे काम करना है उन सब का पूरी तरीके से पहले से उल्लेख था। वो एक औपचारिक पत्र था जिसमें पूरी तरीके से उस कार्यालय के रूल्स रेगुलेशंस के का भी जिक्र था, और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ था कि वो कांता को इस कंपनी में जो है, इस कार्यालय में जो है वो काम दे रहे हैं। लेकिन अगर वही बात की जाए कमल की, तो हम सब जान चुके हैं कि कमल जो है वो कहाँ काम करता है? किराना दुकान पे काम करता है, वो भी सुबह 7:30 से 8 बजे रात तक करता है। उसे कोई भी भत्ता नहीं मिलता है। जिस प्रकार की कांता को देखते हैं कि उसे भविष्य निधि और चिकित्सा सुविधा और भी जो भी सरकार जो भी भत्ते देती है वो सब किसको नहीं मिलता? वो सब कमल को नहीं मिलता है, वो सब किसको मिलता है? कांता को मिलता है। और उसको जो है कोई छुट्टी भी नहीं मिलती है, और जो है कि उसे सवेतन अवकाश भी नहीं मिलता, मतलब ऐसी छुट्टी नहीं मिलती कि उसे छुट्टी मिली है लेकिन उसका वेतन नहीं काटा जाएगा। वो जिस दिन काम नहीं करता है उस दिन की उसे पेमेंट, उस दिन की उसे मजदूरी क्या होता है?
नहीं मिलता है। उसके पास कोई औपचारिक पत्र भी नहीं है। जिस तरीके से जिस समय कांता का अपॉइंटमेंट हो रहा था तो उसको एक लेटर दिया गया था जिसमें प्रॉपर उसमें टर्म्स कंडीशंस सब चीज़ लिखा हुआ था, लेकिन उस तरीके का कोई नियुक्ति पत्र जो है कमल को नहीं मिला था। उसका मालिक भी जो है वो जब चाहे जो है वो कमल को अपने दुकान से बाहर कर सकता है, लेकिन कांता के पास इस तरीके का सिचुएशन नहीं होगा। उसे अगर ऑफिस से निकाला भी जाएगा तो उसके लिए भी काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ के मालिक को फॉलो करना होगा, लेकिन ये चीज़ कमल के साथ नहीं है। उसका मालिक उसे जब चाहे उस वक्त उसे निकाल सकता है। ये अगर हम कांता का वर्किंग कंडीशन हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि कांता जो वो एक संगठित क्षेत्र में काम कर रही होती है और कमल वो कहाँ काम कर रहा होता है, ये असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा होता है। ये कांता और कमल का हमें उदाहरण देकर के समझाया गया है कि कांता संगठित क्षेत्र में काम कर रही है और कमल जो है वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। अब हम देखते हैं संगठित क्षेत्र कहते किसे। वे उद्यम अथवा कार्यस्थान जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। वे वर्किंग प्लेस जहां पर जो है कि वर्किंग आवर्स जो है वो पहले से निर्धारित होती है। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से कि 9:30 से 5:30 मैक्सिमम ऑफिस का टाइम रहता है, ये उसी टाइम पर ये जो है काम करने कौन जा रही थी, जिस तरीके से कांता जा रही थी। तो ये जो वर्किंग प्लेसेस होते हैं यहाँ पर रोजगार की अवधि जो है वो नियमित होती है। लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। मतलब लोग जो होते हैं वो उन्हें पहले से बता दिया जाता है कि हाँ आपको ये सारे काम को करना है। उनके काम का लिमिटेशन, साथ ही साथ उन्हें क्या काम करना है वो चीज़ बता दी जाती है। किस क्षेत्रक में? संगठित क्षेत्रक में। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। यहाँ इस क्षेत्रक में जो भी उद्यम या फिर जो भी वर्किंग जो ऑफिसेस वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। गवर्नमेंट के पास उनका लेखा जोखा होता है और वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन करते। बिल्कुल जो मैंने अभी कहा कि ये क्षेत्रक में जो भी लोग काम करते हैं, जो भी उनके मालिक होते हैं, प्लस जो भी लोग काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो सरकारी नियमों और विनियमों, जो गवर्नमेंट का जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उन सबको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसमें जैसे कि हमने क्या देखा है, हमारे बुक में हम देख पाते हैं कि इन नियमों एवं विनियमों का मतलब ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं इनका जो अनेक विधियों जैसे कि कारखाना अधिनियम हो गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हो गया, सेवानुदान अधिनियम हो गया, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम हो गया, इन सब के रूप में जो है क्या पहले से गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई होती है, जिस बेसिस पर ये सारे जो ऑफिसेस हैं, ये सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं। इनकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। इनकी जो है कुछ औपचारिक प्रक्रिया होती है और कार्यविधि होती है। ये इनके जो है वो काम काज करने के कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिस बेसिस पर ये सारे कंपनीज या फिर ये सारे ऑफिसेस या जो संगठित क्षेत्र में जो भी लोग काम करते हैं, इनके लिए क्या होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ जो है वो गाइडलाइंस होती है, कुछ औपचारिक प्रक्रिया, कार्य विधि, किस प्रकार से कार्य करना है, क्या क्या करना है, इन सब के लिए पहले से क्या होती है, गाइडलाइंस होती है। कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है। वहाँ जो भी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उनका जो जॉब रहता है, ऐसा नहीं है कि आज है और कल उनकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। उन्हें जिस तरीके से कमल को उसका मालिक किसी भी समय निकाल सकता है अपने दुकान से, वैसी कंडीशन संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की नहीं होती है। उसका मालिक उसे जब चाहे अपने ऑफिस से या काम से उसको नहीं निकाल सकता है। उसके लिए उसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। उसी बेसिस पर वो इस तरीके का काम कर सकता है।
अतिरिक्त काम करने पर अतिरिक्त वेतन मिलता है। अधिक काम करने पर कोई अगर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा होता है, कोई कर्मचारी एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसमें क्या होता है, उसको अतिरिक्त वेतन, जो उसका जो मंथली उसको जो सैलरी पहले से दी जाती है उसके अलावा उसे कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है। मतलब उसने कितना अधिक काम किया है, क्या काम किया है, उस बेसिस पर उसे एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। सवेतन छुट्टी, चिकित्सीय लाभ, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि अतिरिक्त लाभ मिलता है। इस क्षेत्र में मतलब संगठित क्षेत्र में जो भी लोग कार्य करते हैं उन्हें जो है वेतन के अलावा सवेतन छुट्टी, मतलब वो अगर छुट्टी लेते हैं, मान लीजिए किसी काम के लिए अगर वो छुट्टी लेते हैं तो उनकी सैलरी नहीं काटी जाती है, तो सवेतन छुट्टी मिलता है। उन्हें जो है हेल्थ चेकअप वगैरह के लिए भी मिलता है। साथ ही साथ उसको जो है अवकाश काल में भुगतान, मतलब जब भी छुट्टी रहती है या वेकेशंस रहते हैं उन सब में भी जो है उसको क्या मिलता है, पैसे उसको मिलता है, उसका सैलरी कट नहीं किया जाता है। उसके अलावा जो भी सरकारी सुविधाएं होती है, चाहे वो भविष्य निधि हो, सेवानुदान हो, इन सब का लाभ भी यहाँ संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। सेवानिवृत्त होने पर पेंशन मिलता है। जब इस संगठित क्षेत्र में कर्मचारी कार्य करने के बाद जब वो रिटायर होते हैं तो उनको क्या मिलता है, वहाँ पर पेंशन मिलता है। मतलब संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे विद्यालय में पढ़ाता शिक्षक हो गया, हॉस्पिटल में काम करता हुआ डॉक्टर हो गया, या दफ्तर में काम करता हुआ कर्मचारी हो गया। इस तरीके के और भी बहुत सारे हमें उदाहरण मिल जाएंगे जो कि हमें दिखाते हैं संगठित क्षेत्र। मतलब इन सब के कार्य करने का कुछ गाइडलाइन, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जिस बेसिस पर ये लोग सभी कार्य करते हैं और इनका रोजगार भी क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अब हम देखेंगे असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र कहते किसे हैं? असंगठित क्षेत्र जो होते हैं वो छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ होती है जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। जिस तरीके से संगठित क्षेत्र जो है वो सरकारी नियमों का पालन करती है, यहाँ पर असंगठित क्षेत्र जो है वो क्या होते हैं, वो छोटी छोटी बिखरी इकाइयों में होती है और ये सरकारी नियंत्रण से क्या होती है, बाहर होती है। मतलब कि ये सरकार के नियमों का पालन नहीं करती है, सरकार जो है इन्हें अपने अंडर नहीं ला पाती है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। इस क्षेत्र के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं लेकिन यहाँ जो काम करने वाले मालिक होते हैं और जो कर्मचारी होते हैं वो सब क्या करते हैं, उन सबों का पालन नहीं करते हैं। कम वेतन मिलता है और प्रायः नियमित नहीं होता। यहाँ पर जो भी कर्मचारी काम करते हैं उन्हें संगठित क्षेत्र के मुकाबले जो है पर मंथ सैलरी या फिर जो वेतन कहते हैं वो क्या होता है, वो काफ़ी कम मिलता है जो कि नियमित नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि इस मंथ मिला है फिर नेक्स्ट मंथ मिलेगा, हो सकता है कि फिर 2-3 मंथ हमें ना भी मिले फिर एक ही बार मिले, उस तरीके से भी परेशानी होती है। कम वेतन मिलता है और साथ ही साथ वो प्रायः नियमित नहीं होता। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी आदि का कोई प्रावधान नहीं होता है। इस क्षेत्र मतलब असंगठित क्षेत्र में आपको अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगी। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं होगा कि आप अगर छुट्टी लेते हैं तो आपको उस छुट्टी वाले टाइम का भी जो है वेतन दिया जाएगा, नहीं। वो अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आपका उस डे का वेतन जो है वो क्या करेगा, वो काट लेगा। साथ ही साथ आपको छुट्टी नहीं मिलेगी अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरीके का कोई प्रावधान जो है वो असंगठित क्षेत्र में नहीं होता है। रोजगार सुरक्षित नहीं है, श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। बिल्कुल, रोजगार जो है जिस प्रकार से संगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित है उस तरीके से असंगठित क्षेत्र में क्या है, रोजगार सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं श्रमिक, उसको बिना किसी कारण से भी क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये उसके मालिक पर डिपेंड करता है।
काम कम रहने पर कुछ लोगों को छुट्टी दे दी जाती है। अगर मान लीजिए जिस तरीके से कमल है अपने दुकान अपने मालिक के पास वो किराना दुकान में काम करता है, सपोज़ अगर मालिक की उस तरीके की बिक्री नहीं होती है दुकान से, या फिर वहाँ पर उसकी मांग कम हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो कमल को किसी भी समय वहाँ से क्या कर सकता है, निकाल सकता है। काम कम रहने पर अगर हो सकता है कि कमल का मालिक अकेले ही दुकान हैंडल कर सकता है, वो कर पा रहा है, तो वो कमल को किसी भी समय क्या कर सकता है, छुट्टी दे सकता है। इसका अगर कुछ उदाहरण देखें हम लोग असंगठित क्षेत्र का, तो क्या होगा, जैसे ठेकेदार के पास काम करता है एक दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक, इसका भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ये लोग फॉलो नहीं करते। अगर आज श्रमिक का ठेकेदार के साथ रिलेशन ठीक है, तो वो आज काम कर रहा है। हो सकता है कि आज अगर किसी बात पे कहा सुनी हो गई, तो हो सकता है कि कल के कल ही उसे वहाँ से निकाल दिया जाए। कल ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये चीज़ कहाँ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ संगठित क्षेत्र में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा देखते हैं तो अपने खेत में काम करता हुआ किसान आदि, इस तरीके के लोग किस में आते हैं, असंगठित क्षेत्र में। अपने खेत में काम कर रहा है ये किसान, इसका भी कोई रूल रेगुलेशन वगैरह नहीं होता है। आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे ये संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। अब मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।